मांग कर रहे हैं फिटमेंट फैक्टर की, उस हिसाब से सैलरी का अगर एक आकलन समझने की हम कोशिश करें कितनी हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे अनुमान फिटमेंट फैक्टर पर लगाए गए। ये कहा गया कि 18 की सैलरी 51 हो जाएगी, लाख पार सैलरी हो जाएगी। ऐसे अलग अलग आकलन देखने को मिल रहे हैं अलग अलग एजेंसीज की तरफ से। आपका जो मांग है उसके मुताबिक सैलरी कितनी हो जाएगी अगर आपका फिटमेंट फैक्टर मान लिया जाए? जी जी देखिए निधि जी की मैं सबसे निचले स्तर पे काम करने वाले लेवल 1 कर्मचारी की बात कर रहा हूँ, जो अगर आज नौकरी ज्वाइन करता है तो उसको 18,000 रुपये बेसिक मिलेगा। अगर हम 2.64 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या फिटमेंट फैक्टर से हम उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो वो 47,620 रुपये के आसपास बेसिक सैलरी उसकी बन सकती है। तो हालांकि हमारी डिमांड तो उसकी 52,000 की थी कि कम से कम 52,000 की सैलरी से स्टार्टिंग होनी चाहिए, लेकिन 47,000 अगर 620 रुपये से शुरुआत होती है तो वो एक बेहतर मतलब जो है पे लेवल 1 हो सकता है। तो हमारी डिमांड तो 2.64 की ही रहेगी। अब सरकार कितनी आती है तो हम तो इससे ऊपर की दलीलें भी रखेंगे कि क्या क्या है कि हमारे जो ट्रेंड में जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। अभी तक हम पेट्रोल, सीएनजी, डीजल इनसे ट्रेवल करते थे, अभी पूरी शिफ्टिंग चली गई है जिसको हम बैटरी या इलेक्ट्रिक कहते हैं। वहाँ 40% वैसे ही महंगाई बढ़ गई है, तो अगर उसको भी इंडोर्स करती है सरकार तो वो फिटमेंट फैक्टर 2.64 से भी बढ़कर के कहीं ऊपर जाएगा। लेकिन जो और मांगे हैं, जैसे कई एजेंसियों के भी दावे हैं कि 3.86 तक भी फिटमेंट फैक्टर जा सकता है, लेकिन क्या उसमें कोई सच्चाई या वो फीजिबल भी है या वो सिर्फ हवाई बात है, क्लिकबेट बात है? देखिए ये तो 3.86 या ये इसे मैं कहूँगा कि पब्लिक को सेंसिटाइज करना, सबको अच्छा अगर कुछ बोला जाए तो वो बढ़िया ही फील कराता है, तो इस बात में कोई दम है नहीं कि 3 पॉइंट समथिंग। लेकिन ये है कि 2.64 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये रीजनेबल और मिनिमम जो वैलिड फिटमेंट फैक्टर हो सकता है, जिससे मुझे लगता है कि सरकार को इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगा अगर सरकार देने पे आए तो 10 का फिटमेंट फैक्टर दे दे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो 3.84 हम क्यों कहें, हम तो 4.0 ही कह लें फिर उसको। इन बातों में कोई दम मुझे नज़र नहीं आती है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो 2.64 मिनिमम का है। मैं अभी मैक्सिमम इसको नहीं कह रहा हूँ, मिनिमम का कह रहा हूँ। तो इस वेतन आयोग को लेकर क्या अपेक्षाएं हैं, अब आपकी क्या उम्मीद कर रहे हैं? अभी मोदी जी के टाइम पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और दुनिया के हम सबसे बड़े नंबर 1 पर मैन पावर के मामले में, मतलब मानव संसाधन के रूप में हम नंबर 1 पर हैं। वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तमाम उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन फिर भी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और 2047 तक भारत को एक फुल्ली डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी के तौर पर देखा भी जा रहा है। और उसमें एक बहुत छोटा सा वर्ग है कर्मचारी, वो लेस देन 1% है। 140 करोड़ लोगों में से हम 1 करोड़ तब होते हैं जब पेंशनर्स और वर्किंग एम्प्लॉयज़ मिला देते हैं। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को अलग कर देते हैं तो महज 32 लाख वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, बल्कि उससे भी कम है। तो इस मामले में एक बहुत छोटा नंबर है सरकार के पास इकोनॉमी को देखते हुए। लोग तो बहुत छोटा सा डिमांड किए हैं कि वो हमें कम से कम 2.64 का फिटमेंट फैक्टर दे दिया जाए, ताकि हमारा जो निचला कर्मचारी है, हम सबसे ऊपर वाले की बात भी नहीं कर रहे, नीचे के कर्मचारी हैं, उनको एक बेहतर राहत मिल जाए। अब उसको देखते हैं कि ये पे कमीशन जब 10 महीने में गठित हो पाया है तो कैसे काम करता है, किस माइंडसेट के साथ काम करता है। मैडम आई हैं, उनका स्वागत है। कर्मचारियों के साथ पहली बार उनकी बातचीत होगी। अभी तक उन्होंने, अब चूँकि पे कमीशन का चेयरपर्सन हमेशा जो है सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस ही बनाया जाता है, क्योंकि उससे न्याय की उम्मीद सब लोग ज़्यादा करते हैं। हमें भी भरोसा है कि जो है मैडम रंजना जी बहुत बेहतर से बेहतर काम करेंगी इस मामले में और कर्मचारियों को न्याय दिलाएंगी। नहीं तो वही मेरा अगला सवाल ये था कि जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से क्या उम्मीद है, और ये जो वेतन आयोग की जब कंसल्टेशन जब शुरू होता है तो कर्मचारी संगठनों के पास क्या विकल्प होते हैं उनसे बात करने के लिए और अपनी मांगे रखने के लिए, या ये सारा कंसल्टेशन आप सरकार को, कैबिनेट सेक्रेटरी को दे चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता कि जब पे कमीशन जब गठित होता है तो उसका एक प्रोसीजर है। पे कमीशन प्रॉपर संगठनों से बात करता है,
उनके साथ मीटिंग फिक्स होती है और एक शेड्यूल बनता है पूरा। उस शेड्यूल के साथ जो भी मान्यता प्राप्त संगठन हैं, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स के हों, उसके अलावा सेंट्रल पीएसयू के हों, उनके अलावा जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उनके हों, इन सभी के साथ बातचीत होती है, उनकी समस्याओं को लेता है पे कमीशन, उन पर डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद वो अपना एक रेजोल्यूशन तैयार करते हैं। रेजोल्यूशन को वो मतलब जो है रिपोर्ट के रूप में एक तरीके से एक बुक के रूप में तैयार करके फिर बाद में कैबिनेट को हैंड ओवर करते हैं। अब कैबिनेट का फैसला होता है, फिर कैबिनेट उस पर स्टडी करती है कि किस मामले में कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी गई हैं, फिर वो चेक करता है किस पर पॉजिटिव देना है, किस पर नहीं देना है, किसको खारिज कर देना है, किस पर निगेटिव देना है, किस में कुछ बदलाव के साथ करना है। तो ये काम कैबिनेट के पास रिजर्व रहता है, मतलब भारत सरकार के पास रिजर्व रहता है। लेकिन हमें भरोसा है कि पहली बार किसी पे कमीशन की चेयरपर्सन मतलब मैं कहूँगा कि हमारी जो महिला शक्ति की तरफ से आई है, तो भरोसा है कि पहले से कहीं बेहतर न्याय हो।